डियर स्टूडेंट, अगर आपने सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के अर्थ को, अगर परिभाषा को समझ लिया है, उसकी विशेषताओं को समझ लिया है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सांख्यिकी के क्षेत्र क्या होते, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, सांख्यिकी को हम क्यों पढ़ते हैं, सांख्यिकी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में बेसिकली मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सांख्यिकी के महत्व और सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में। तो अगर जब हम सांख्यिकी के क्षेत्र की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, इसके अंतर्गत तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। एक, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, सांख्यिकी विज्ञान है या सांख्यिकी कला है, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इनकी कौन कौन से विषय वस्तु इसमें शामिल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। अगर प्रकृति और विषय वस्तु के बारे में जानते हैं तो इस बात को भी समझना होगा कि सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या नहीं कर सकते, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इसके बाद हम महत्व की बात करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में हम विस्तार से डिटेल से जानते हैं विद नोट्स। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको कहीं से भी अलग से चीज़ों को ढूंढने की मेहनत ना करना पड़े। अगर आपको सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में जानना है तो सब कुछ आपको एक ही क्लास में मिल जाना चाहिए। तो ये नोट्स इसलिए मैंने आपके लिए छांट के अच्छे से लिखा है, और कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वीडियो को देखने के बाद, इसके नोट्स को खुद लिखने के बाद ऑलरेडी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जब हम सांख्यिकी प्रकृति की बात की जाती है, इसके अंदर इस बात का अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी का स्वभाव कैसा है। स्वभाव का मतलब होता है ये किस प्रकृति का, किस नेचर का है, ये कला है, ये मतलब ये आर्ट है, कला है, या विज्ञान है, यानी कि साइंस है, ये दोनों हैं। तो कला के रूप में चीज़ों को पढ़ा जाता है। कला का मतलब स्किल, किसी चीज़ को करने का तरीका। विज्ञान की मतलब होता है, विज्ञान मतलब बताता है नियम को, तथ्य को। विज्ञान हमेशा चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से, इस बात का अध्ययन करता है। तो सांख्यिकी क्या, ये विज्ञान के रूप से अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों की बात करता है, या फिर ये कला की बात करता है, यानी स्किल की बात करता है। तो इन दोनों ही पॉइंट को अगर समझें तो सबसे पहले बात करते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। कैसे? सबसे पहले तो विज्ञान का मतलब समझो आप। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होना। विज्ञान उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी भी विज्ञान की श्रेणी में आता है, क्योंकि सांख्यिकी में भी जो रिजल्ट निकाला जाता है, चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो क्रमबद्ध किया जाता है। अगर आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो आंकड़ों को पहले संकलन किया जाएगा, फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उसका विश्लेषण होता है। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसलिए सांख्यिकी विज्ञान है। और ये विज्ञान इसलिए है, सांख्यिकी भी विज्ञान की ही तरह एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी तीव्र गति से विज्ञान की बातें विकास कर रहा है। इसमें भी सिद्धांत, नए नए सिद्धांत आ रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए नियमों का प्रतिपादन होता है सांख्यिकी के अंदर। सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग हो रहा है। आज सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का, चाहे मीन की बात करते हैं, मोड की बात करते हैं, मीडियन की बात करते हैं, सहसंबंध की बात करते हैं, आज हर एक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में सांख्यिकी के विभिन्न विधियों का प्रयोग होने लगा है। जिस तरह विज्ञान में विश्लेषण द्वारा कारण एवं परिणाम के बारे में पता किया जाता है, ठीक उसी तरह सांख्यिकी में भी विश्लेषण के आधार पर तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करके उसके रिजल्ट के बारे में पता किया जाता है कि ये कोई डेटा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी में भूतकाल तथा वर्तमान काल के तथ्यों के आधार पर भविष्य काल के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे पिछले साल कितनी बारिश हुई थी, इस साल कितनी बारिश हो रही है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में, फ्यूचर में कितनी बारिश हो सकती है, इस बारे में अध्ययन कर सकते हैं सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर। इस प्रकार से सांख्यिकी एक विज्ञान है, लेकिन सांख्यिकी एक कला भी है। सांख्यिकी के सिद्धांतों को, सांख्यिकी में चीज़ों को अध्ययन करने के लिए कला की आवश्यकता होती है, स्किल की आवश्यकता होती है। हर जगह आप सैद्धांतिक रूप से चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सही जगह पर सही विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, और ये कला होता है, वैज्ञानिक कला। तो इस माना जाता है कि यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्रिया है। विज्ञान सिद्धांत बताता है, उस सिद्धांत को अप्लाई करना ही क्या होता है, कला होता है। यानी कि कला से अभिप्राय ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीति के बारे में
बताती है। ठीक है, कि आप किसी भी समस्या का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे और सही विधि का प्रयोग करना ही कला है। तो इसका मतलब होता है कि सांख्यिकी भी एक कला है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु समंकों के प्रयोग और उनकी प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय और साधन प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी के आधार पर हम संख्याओं का संकलन कैसे करें, कौन सी विधि का प्रयोग करें, प्रस्तुतिकरण कैसे करें, ग्राफ के रूप में करें, सारणी के रूप में करें, उसका अध्ययन कैसे करें, कौन सी विधि का प्रयोग करें, ये सब कला ही तो है। यहाँ पर जब चीज़ों को विधियों के बारे में चुनेंगे, और चुनना ही अपने आप में कला होता है कि सही तरीक़ा से सही विधि का चुनाव करें। सांख्यिकी में विशेष रूप से इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न सांख्यिकी रीतियों एवं नियमों का प्रयोग कैसे होता है। कौन सी समस्या के हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होना चाहिए, कौन सी रीति का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि सही समस्या के लिए सही विधि का चुनाव करना, अन्यथा आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो यही कला है। सांख्यिकी विधियों के व्यवहार के लिए भी व्यक्तियों में विशेष निपुणता, अनुभव और आत्मसंयम होना आवश्यक है। सांख्यिकी की रीतियों का प्रयोग वही कर सकता है जिसके अंदर सांख्यिकी को समझने की परख हो, जिसके अंदर संयम हो, सांख्यिकी को जाने समझे, और जानना और समझना ही स्किल के ऊपर, क्योंकि हर किसी के अंतर्गत ये स्किल नहीं आता है जहाँ पर वो सांख्यिकी की चीज़ों को पढ़ के समझ के उसके आधार पर रिजल्ट निकाल सके। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। क्यों? कि सांख्यिकी के अंतर्गत हम जो है सांख्यिकी के विभिन्न नियमों, सांख्यिकी के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हम उसके सिद्धांतों का उचित विधि का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब अगर नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं तो नियम है, और समस्याओं के आधार पर नियमों और सिद्धांतों का चुनाव करते हैं और उसको सही जगह पर सही रूप से पालन करते हैं तो वो कला है। इस प्रकार से सांख्यिकी अपने आप में विज्ञान भी है, सांख्यिकी अपने आप में कला भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री। आपने प्रकृति पढ़ लिया, प्रकृति को पढ़ने के बाद विषय सामग्री, सांख्यिकी के अंतर्गत हम किस तरह की कैसे किसी चीज़ों को पढ़ते हैं। जब विषय सामग्री की बात होती है तो सांख्यिकी को यहाँ पर दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, दो घटक होते हैं, एक होता है विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा होता है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है विवरणात्मक। मतलब यहाँ पर इसका संबंध उन विधियों से जिसका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों जैसे औसत, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण की मापों के मानक विचलन, मध्य विचलन, सहसंबंधों की मापों के गणनाओं के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर चीज़ों को जब विवरण के माध्यम से एक डिस्क्रिप्टिव वे में, मतलब लॉन्ग टर्म में चीज़ों को संकलन करना, उसको फिर प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसके आधार पर रिजल्ट निकालने के लिए विभिन्न विधियों का जब प्रयोग करते हैं तो इसको विवरणात्मक, मतलब विवरण पूरा का पूरा डिस्क्रिप्ट किया जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में एकदम डिस्क्राइब करते हुए एक्सप्लेनरी तरीके से, मतलब ए टू जेड जब हर एक विधियों का, हर एक पद्धतियों का पालन होता है तो वो मतलब यहाँ पर इसके अंतर्गत हर एक चीज़ का क्रमबद्ध रूप से हम पालन करते हैं, इसलिए इसको विवरणात्मक सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा होता है कौन सा, दैट इज निष्कर्षात्मक संस्कृति, यानी कि इंटरफेरेंशियल। इसके अंतर्गत उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, विवरणात्मक की बात करते हैं, उसके अंतर्गत हम जो है होल, मतलब सभी आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे पास समय नहीं होता है, हम सभी का ना पढ़ के केवल और केवल इसमें से कुछ आंकड़ों को चुन लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल। जब सैंपल के आधार पर सभी तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाती है तो उसे निष्कर्षात्मक सांख्यिकी की निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे हम कहीं पर क्या खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, हमें चावल खरीदना है, तो चावल खरीदने के लिए हम कहते हैं भाई चावल कैसा है दिखाओ जरा, तो आपके सामने कट्टा रख देता है। आप क्या करते हो, कट्टे पे अपना हाथ डालते हो, हाथ डाल के एक मुट्ठी चावल आ जाता है और चावल देखने के बाद कहते हैं हाँ चावल सही है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक मुट्ठी चावल निकाल के आपने पूरे कट्टे का, पूरे बोरे के चावल के बता दिया कि अच्छा ये गलत है, तो ये निष्कर्षात्मक होता है। ठीक है, यदि आपकी कक्षा में अध्यापक केवल कक्षा के विद्यार्थियों की प्रतिदर्श के औसत वजन को ही आधार मानकर, मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, हमें पता करना है 50 बच्चों का जो है वजन कितना है, तो उसमें से 4 या 5 बच्चों का निकाल लेते हैं, इसको औसत निकाल लेते हैं, उसी आधार बताते हैं बच्चों का एवरेज इतना ही है। ठीक है, जैसे इस साल हमारा रिजल्ट कितना, 70% रिजल्ट। 70% का मतलब ये थोड़ा ना हर बच्चे का 70% आया हुआ, किसी का 99 भी हो सकता है, किसी का 40 भी हो सकता है, किसी का 33 भी हो सकता है। तो एक औसत एवरेज बेस में जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट निकालते हैं, जहाँ पर हमारा संपूर्ण विवरण की जानकारी नहीं देते, एक एवरेज की जानकारी देते हैं, तो वो हमारा निष्कर्षात्मक
जो है सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। अब इन सब चीज़ों के बाद सांख्यिकी में किन किन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते। सांख्यिकी अपनी कुछ सीमाएं होती है। सांख्यिकी की सीमाओं की बात करते हैं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी में केवल संख्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम संख्याओं में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, व्यवसाय में, राजनीति में, आर्थिक क्रियाओं में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम संख्याओं में नहीं लिख सकते। जैसे हमें कहीं पर कोई काम करना है, हमने अपने दोस्त की सहायता कर ली कि दोस्त जरा मेरी हेल्प कर दे, और दोस्त ने हेल्प कर दी, तो दोस्त ने किया गया हेल्प। अब उसको नंबरों में कैसे शो करोगे? पैसे दिया होता तो पैसे, उसने काम करने में हेल्प किया, मेहनत की हमारे साथ, अपना दिमाग लगाया, उसने आइडियाज़ दिए, तो उसको किस तरह से आप दिखाओगे? जबकि उस हमारे काम में विश्लेषण में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल उसने निभाया। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें जिसको संख्या के रूप में नहीं दे सकते, जैसे मित्रता का, ईमानदारी, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, न्याय हो गया, इन सब चीज़ों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना दर्शा सकते। सबसे पहली बात तो ये है। सांख्यिकी के अंतर्गत केवल और केवल समूह का अध्ययन किया जाता है, ग्रुप का। यहाँ पर किसी भी केवल एक मद का, एक तथ्य का अध्ययन नहीं किया जाता है। यहाँ पर तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सूचना का नहीं, सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर संख्या का नहीं, संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर आप कहा जाए कि आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये का एक नोट है, तो एक नोट के बारे में कोई किसका है तो है, लेकिन आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 रुपये के 100 नोट है, तो ये सांख्यिकी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में है। जो भी चीज़ इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके मैथ में कितने नंबर है, भाई 90 नंबर है, तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये सांख्यिकी भी नहीं है। अगर मैंने पूछो आपके 10th में कितने नंबर है, आपने कहा 90% है, तो ये सांख्यिकी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कई सारे सब्जेक्ट के नंबर मिला के फिर एवरेज बताया गया, फिर आपने बताया 90%, तो ये सांख्यिकी है। सांख्यिकीय समंकों का सजातीय होना आवश्यक है। सांख्यिकी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आंकड़े हम ले रहे हैं, जो भी आंकड़े अध्ययन के लिए, वो सारे आंकड़े सजातीय होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिलते होने चाहिए। अगर हम क्लास 10th के रिजल्ट की बात करते हैं तो क्लास 10th के मार्क्स ही आपके पास होने चाहिए। क्लास 11, 12, 9th, 8th के मार्क्स उसमें ऐड नहीं होने चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर सजातीय होना, एक रूप का होना जरूरी है। सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल में तथा औसतन रूप में ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी का रिजल्ट हमेशा एवरेज होता है, ये कभी भी 100% सच नहीं होता है, ये केवल एक एवरेज बेस में होता है। क्योंकि आपको पता है, अब मैंने कहा कि मेरे क्लास 10th में 90% मार्क्स है, ठीक है। अब 90% मार्क्स क्या है, मतलब आपके कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, क्या पाँचों में 90% है? नहीं, हो सकता है किसी में 95 हो सकता है किसी में 80 हो सकता है किसी में 91 हो सकता है किसी में 85 हो सकता है किसी में 75 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो 90% एक एवरेज बताता है, जो 100% सच नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में 90% से ज़्यादा भी ले सकता है, किसी में आपके 90% से कम भी हो, तो ये एवरेज सच बताता है। भारत में कहा जाता है 21% गरीबी है, तो ये एक एवरेज वे में है, क्योंकि 21% गरीबी होने का मतलब इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पेट अच्छे से भर पा रहे हैं लेकिन फिर भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, लेकिन उन्होंने जब किसी तरह से किन प्रकरण अपने पास गरीबी का राशन कार्ड बनवा लिया है, तो क्या वो गरीब हो जाएंगे? तो सांख्यिकी केवल अंकों के बारे में बताता है, वास्तविकता की बात नहीं करता है, ध्यान में रखना। जानकारी के अभाव में सांख्यिकीय का दुरुपयोग संभव है। अगर आपके पास आंकड़े कहाँ से आए, आपको उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, तो आंकड़े जो आपके पास दिए गए होते हैं ना, तो यहाँ पर जानकारी गलत हो सकती है। जैसे ध्रुव राठी जी बताते हैं, तो 2014 में भारत में जो है इतना डेप्थ था, 36 लाख करोड़ था, 2024 में बढ़ के 260 लाख करोड़ हो गया। तो गलत जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आधी अधूरी है कि जानकारी जब देनी होती है तो पूरी जानकारी का होना आवश्यक है। आपने ये तो बता दिया कि भारत में जो है 36 लाख से बढ़ के 26 लाख करोड़ का डेप्थ बढ़ गया, आपने ये नहीं बढ़ाया कि डेप्थ बढ़ने का मतलब होता है जब लोगों की आय बढ़ती है। जब मेरी आय 10,000 रुपये है, तो मैंने केवल और केवल 10,000 रुपये के हिसाब से 10,000 के रुपये हिसाब से थोड़ा बहुत लोन ले लिया, ठीक है ना, 2 लाख 1 लाख का लोन ले ही लिया। लेकिन जब मेरी इनकम 10,000 से बढ़ के 50,000 रुपये होगी, मैंने अपना लोन 10 लाख का ले लिया। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, डेप्ट का पावर भी बढ़ता चला जाता है। ऐसे में डेप्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपके अंदर आपकी अब
14 में जीडीपी में हम 10वें नंबर पे थे, या 2024 में आके 5वें नंबर पे आ गए। इसका मतलब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, जिसको बोलते हैं डेप्ट टू जीडीपी, बढ़ गई ना। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ बढ़ रहा है तो डेप्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि अब डेप्ट चुकाने के लिए आपके पास जीडीपी भी ज़्यादा हो रही है। तो आप 10,000 इनकम में 1 लाख लोन ले रहे थे, आप 50,000 की इनकम में तो 1 लाख नहीं लेंगे, तो बढ़ाएंगे ना, ये तो ऑब्वियसली है। तो केवल गलत जानकारी देना ये स्टैटिस्टिक्स का खेल होता है कि अगर जानकारी आधी अधूरी होती है तो ऐसे में रिजल्ट भी गलत होता है। तो इसी क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, वो बंदा जो भी बोल देता है लोग सोच लेते हैं ध्रुव राठी सही बोल रहा है, लेकिन वो गलत है। आधी अधूरी जानकारी दी जाती है ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, और सांख्यिकी मैनिपुलेट करने का सबसे बड़ा हथियार है कि बस जानकारी उतना ही दो जितना सही है। जैसे कहा जा रहा था कौन सा स्कैम कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो चुनावी बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बीजेपी ने इतना सारा ले लिया। भाई बीजेपी ने अगर 36 लाख करोड़ का फंड उठाया है तो 38 या 40 लाख करोड़ का बाकी पार्टियों ने भी फंड लिया है, अकेले बीजेपी को फ़ायदा नहीं मिला है। तो बीजेपी का तो आपने गिना दिया, तो बाकी पार्टियों का क्यों नहीं गिनाते हैं? मतलब जब जानकारी देना हो तो पूरी जानकारी देना जरूरी है। अगर बीजेपी ने 38 लाख करोड़ का फंड उठाया है तो सही है, गलत किया है तो अब ये भी बताओ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने कितना लिया है, सपा ने कितना है, बसपा ने कितना लिया है, टीडीपी ने कितना लिया है, तृणमूल ने कितना, हर एक चीज़ का बताना जरूरी है ताकि पता तो चले। ठीक है। नेक्स्ट, सांख्यिकी निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में असत्य भ्रामक हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि निष्कर्ष नहीं है, आपने जानकारी तो दे दी, जानकारी किस आधार पे दी, किस बेस पर दी, जब इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो ये जानकारी भ्रामक हो सकती है। और कुछ लोग बिना सोचे समझे जब उन जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं, दिक्कत वहीं से पैदा हो जाती है, क्योंकि इससे गलत मैनिपुलेशन होता है, लोगों के अंदर गलत सोच जाती हैं। विशेषज्ञ ही सांख्यिकीय रीतियों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको उसके बारे में जानकारी है, ध्रुव राठी ने बोल दिया कि भाई इतना इतना है, तो लोगों ने आंख मूंद कर उस तथ्यों पर मान लिया कि उस बंदे ने तथ्यों के साथ बात की। तथ्यवत कुछ नहीं है, उसने केवल आधी जानकारी बताई है, और आधी जानकारी आपको बताई नहीं, क्योंकि आपको जानकारी है ही नहीं वो है क्या चीज़, उसकी बारे में पूरी जानकारी नहीं आते हैं। तो आप जब आपको जाना इलेक्ट्रॉल की बॉन्ड के बारे में जाना है तो आप जाओ चुनाव आयोग के पूरे वेबसाइट में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में, किस पार्टी ने कितना कितना चंदा लिया, आपको मिल जाएगा, ओपन है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आप भारत 2014 में भारत का जीडीपी कितना था, डेप्ट कितना, वो सब कुछ गूगल में है, आप गूगल कर लो, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, केवल जो उनसे कहा जाता है वही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सांख्यिकी रीतियों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसके बारे में जानकार होते हैं, आप उसके बारे में समझते हैं। अब होती सांख्यिकी की महत्व, क्यों पढ़ना चाहिए सांख्यिकी? सांख्यिकी हमें इसलिए पढ़ना चाहिए जो हमें गलत आंकड़े देते हैं, जो हमें गलत तथ्य बताते हैं, ताकि उन सब चीज़ों से हम बच सकें। सांख्यिकी का हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली के जीवन में, अगर आप एक व्यवसायी हो तो आपको सांख्यिकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आपको पता होना चाहिए पिछले साल आपने बिजनेस किया तो आपको कितना माल बिका था, कितने का माल लेके आए थे, आज इस साल कितना जो रेट बढ़ गया है, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, हमें कितना माल लाना है, कितने का स्टॉक बढ़ाना है, ये सब सांख्यिकी। बिना सोचे समझे अगर आपने पहले स्टॉक भर लिया तो हो सकता है आपका स्टॉक ना बिके और वही पड़ा रह जाए, आपको लॉस होगा। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप अगर राजनीतिज्ञ हो, आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले ही डेटा जानकारी होगी कि समाज में जिस एरिया में मैं चुनाव लड़ने जा वहाँ पर मेरा प्रभुत्व कितना है, लोग मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे। तो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी जुटाना सांख्यिकी के रूप में आवश्यक है। तो सांख्यिकी हमारे डेली जीवन में, सांख्यिकी हमारे हर एक क्षेत्र में महत्व रखता है। तो सांख्यिकी के महत्व की बात करते हैं। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम सांख्यिकी का प्रयोग ना करते हो। आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। जो भी सिद्धांत बनाते हैं, सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता बनती है। कोई भी हम नियम बनाते, सबसे पहले उस नियम को लागू कैसे किया जाएगा, लागू करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, तब जाके उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। आर्थिक नियोजन में शायद सरकार के द्वारा कोई भी आर्थिक क्रिया, कोई भी आर्थिक नियोजन बनाया जाएगा, कोई भी योजनाएं बनाई जाएंगी, सबसे पहले उससे रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं कि कहां पर कितना खर्चा करना है, किससे संबंधित कौन सी योजना बनानी है, कितना पैसा चाहिए, उस पैसा खर्च कैसे करना है, पैसा किस प्रकार से जाएगा, हर एक चीज़ के लिए हमें
जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। तो सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना है, तो जहां पैसे को खर्च करना है, जहां साधन लगाना है, उससे रिलेटेड जानकारी जुटाना आवश्यक है। जब तक हम अपने विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य हमारा सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, आपको पता है अर्थशास्त्र, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अगर अर्थशास्त्र का आपको पूरा अध्ययन करना है, व्यापक अध्ययन करना है, बारीकी से अध्ययन करना है, तो आपको सांख्यिकी को समझना पड़ेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र में 40% ऐसी चीज़ें हैं जहां पर चीज़ों को आंकड़ों के साथ समझा जाता है। चाहे हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पाद की, जहां पर आयों को जोड़ा जाता है, उत्पादों को जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर संख्याएं आती हैं। जब बात करते हैं सकल उपभोग की, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं बचत, लोग कितना सेविंग कर रहे हैं, लोग कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग कितना व्यय कर रहे हैं, मुद्रा का मूल्य कितना, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? आंकड़े चाहिए। भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, तभी तो पता चलेगा। भारत में इस टाइम कितनी मुद्रा का पूर्ति हो रही है, कितने नोट छापे गए, कितने सिक्के हैं, कैसे पता चलेगा? आंकड़ों के माध्यम से पता चलेगा। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अनुसंधान में सहायक, जब हम किसी चीज़ों के बारे में विस्तार से गहनता के साथ जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसको अनुसंधान करना कहते हैं, रिसर्च करना कहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है सांख्यिकी। मतलब चीज़ों को आंकड़े, अगर आपसे कहा जाए कि भारत में बेरोजगारी के बारे में, भारत में बेरोजगारी के बारे में गहनता के साथ अध्ययन कीजिए, तो बेरोजगारी के कारण बताइए, बेरोजगारी क्यों इतनी है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप सांख्यिकी को लेंगे। भारत में कितनी बेरोजगारी है, किस किस क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी है, किस तरह से दूर किया जाता है, हर एक चीज़ का डिटेल से जानकारी इकट्ठा करेंगे, तब जाके आप उसके बारे में सही रिजल्ट निकाल पाएंगे, निष्कर्ष। तो अनुसंधान में सांख्यिकी का अपना अलग महत्व है। आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक, जीवन में जो भी समस्याएं हैं आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी के लिए उन समस्याओं को समाधान करना है, तो सांख्यिकी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कैसे? हम आपको बता दें कि संसार का कोई भी देश क्यों ना हो, उसको किसी न किसी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, निर्धनता, भुगतान शेष, बेरोजगारी, और इन समस्याओं को दूर करना है तो आपको सांख्यिकी के आंकड़ों का पता होना, उनकी जानकारी होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो सबसे पहले भारतीय कार्यशील जनसंख्या के बारे में पता करना होगा कि कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी कितनी है, कितने संख्या में है, जो है ग्रामीण क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी है, ठीक है, आपकी शहरी क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी है, पुरुषों में कितनी बेरोजगारी, इन सब चीज़ों का पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का 18% बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है वो कहीं ना कहीं सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर, सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाना है, सरकार के द्वारा जो है कर नीति बनाना है, बजट तैयार करना है, तो पिछले वर्ष में कितना किया था, आगे वर्ष में क्या करना है, इन सब चीज़ों के संबंध में आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, उसका जांच की जाएगी, उसी आधार पर फिर निकाला। तो आपको पता चल गया होगा सांख्यिकी के महत्व के बारे में, इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आया तो तुरंत लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी सांख्यिकी के बारे में पूरा पता चल जाए। अगर आप क्लास 11th BCom BA की स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक सांख्यिकी का लगातार मेरे इस चैनल में हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए स्पेशली मिलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।